Kakaji, we are trying to make a documentary on Bhai Sahib Sri Ram Dayaji Sabu. You have been the closest to him for the longest period of time, since your childhood and then even our childhood. In duration, all the achievements what Bhai Sahib has done before our birth and after our birth until the end, you are the one person who has got total knowledge about him. We would like to have your views and your feelings about Bhai Sahib Sri Ram Dayaji Sabu. विनय, ये बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा, क्योंकि रामदयाल साबू सिर्फ हैदराबाद के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं अपने परिवार से। उनका योगदान हैदराबाद के कई संस्थाओं में है। बिजनेस में सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में वो जाने जाते हैं और बहुत से लोगों के एडवाइज़र थे। लाइफ में कहीं डिफ़िकल्टी कोई होती है किसी को तो वो उनके पास लोग आते थे, और इस तरह के एक व्यक्ति के बारे में जानकारी रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम किसी के जीवन से ये सीख सकते हैं कि व्यक्ति को, और ये आने वाले जनरेशन के लिए भी ठीक है कि किस तरह से एक स्ट्रगल लाइफ अपने जीवन में किया, और उस लाइफ से जब एक टॉप पे पहुंच जाता है एक व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हर साबू को जानकारी रखनी चाहिए, और वन शुड बी प्राउड दैट वी बिलोंग टू हिज फैमिली। अपनी जो फैमिली है साबू फैमिली, जब राजस्थान से सीकर से साउथ में आए, बेलमपल्ली में रहे कुछ साल, उसके बाद अजंता और एल्लोरा के जो घाट बन रहे थे उस समय पर छावनी और अजंता में शिफ्ट हुए, और सब्सिक्वेंटली छावनी में शिफ्ट हुए। इसलिए पर लास्ट से अबाउट 200 इयर्स हम लोग ये कह सकते हैं कि छावनी के साबू हैं। वैसे सीकर के हैं, लेकिन साउथ में आने के बाद हम छावनी के साबू के नाम से पूरे हिंदुस्तान में हमारा संबंध है लोगों से। ऐसे परिस्थिति में जो पहले व्यक्ति आए थे जो तुलसीराम जी साहब, उसके बाद उनके पुत्र रामनाथ जी और उनके पुत्र चुन्नीलाल जी। हम इस्टेब्लिश फैमिली में चुन्नीलाल जी और उनके वाइफ नंदूबाई, हमारी दादी, ये जो है ये छावनी में इस्टेब्लिश हुए। इनके 5 पुत्र थे, श्री किशनलाल जी, श्री बंसीलाल जी, बिशनलाल जी, मिश्रीलाल जी, गुलाब चंद जी और बिरदी चंद जी। सबसे बड़े किशनलाल जी थे, और किशनलाल जी के पुत्र 3 मोहनलाल जी, रामदयाल जी और रामचंद्र जी। तो रामदयाल जी साबू का जीवन, ये भी एक संघर्षमय जीवन से गुजरना पड़ा, क्योंकि छावनी औरंगाबाद में बहुत बड़ा परिवार उस समय पर भी, और आज भी पूरे चुन्नीलाल जी के फैमिली को यदि मैं कहूँ तो तकरीबन 200 व्यक्ति हमारे फैमिली में, साबू फैमिली में हैं। कुछ लोग विजयवाड़ा में हैं, कुछ लोग हैदराबाद में हैं, और छावनी में अभी भी मेजर लोग हैं। तो ये 5-6 भाइयों का परिवार है। सबसे बड़े पुत्र किशनलाल जी, किशनलाल जी एक फ्रीडम फाइटर, एक किसान थे। तांदुलवाड़ी नामक गांव में, जो गंगापुर के नज़दीक है, औरंगाबाद से 40-45 किलोमीटर है, वहाँ पर खेती का काम वो देखा करते थे। उनके 3 पुत्र मोहनलाल जी, रामदयाल जी और रामचंद्र जी। मोहनलाल जी और रामचंद्र जी विजयवाड़ा शिफ्ट हुए। वहाँ पर जो सोने चांदी का काम के लिए हमारे फूफा जी श्री लालचंद जी तापड़िया के साथ, और रामदयाल जी साबू का शिक्षण औरंगाबाद में हुआ। मैट्रिक औरंगाबाद में करने के बाद, और उस दरमियान भी एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, जो विद्यार्थी के ज़माने में ही वो एक फ्रीडम फाइटर के तौर से कार्य करते थे। विद्यार्थी संघ में उनका बहुत बड़ा वर्चस्व था, और औरंगाबाद में उन्होंने इवन हाई स्कूल में 1 साल इस स्ट्रगल के लिए दिया। 1942 के स्ट्रगल के लिए इन्होंने अपना जीवन 1 साल दिया उस टाइम पे। यानी उस टाइम पे शायद हम जैसे लोग तो कोई सोच भी नहीं सकते हैं कि आप अपना शिक्षण छोड़कर, लेकिन बहुत ही सशक्त टाइप के व्यक्ति थे जो अपने देश और परिवार से सबसे बहुत ही प्यार रखते थे। और मुझे याद है
कि मैं मेरे चाचा जी कीर्ति चंद जी के साथ उनको जेल में मिलने गया था। तो बहुत छोटा था, 7-8 साल का था, लेकिन समाओ बचपन की यादें बहुत रहती है मुझे। तो जब वहाँ से फिर मैट्रिक होने के बाद सवाल आया कि क्या करें। जो फाइनेंशियल पोजीशन थी, एक किसान कोई अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा शिक्षा में ले जाने के लिए कभी उस ज़माने में तैयार नहीं होता था, और फिर माहेश्वरी समाज का व्यक्ति बहुत शिक्षा में जाने के लिए तैयार नहीं होता था। चलो कोई दुकान लगा लेंगे, कोई कपड़े की लगाएंगे, कोई किराने की लगाएंगे। ऐसे परिस्थिति में उन्होंने एक निर्णय लिया कि नहीं, मुझे पढ़ना है। तो समहाउ बहुत ही कठिन परिस्थिति में स्कॉलरशिप्स आदि के द्वारा परिवार का भी सपोर्ट रहा। हमारे परिवार में हमेशा एक को एक सपोर्ट करते रहे, जो भी अपने हिसाब से चाचा लोगों ने, पिताजी ने जो भी है सपोर्ट किया। और वो वर्धा में पढ़ने के लिए बीकॉम के लिए गए। वहाँ भी वो फ्रीडम फाइटर की जो उनकी अंदर जो जन्मजात वृत्ति थी, उनके पिताजी ताम्रपत्र के धारक थे, कांग्रेस के गंगापुर तालुके के प्रेसिडेंट थे, और उनका जीवन किसान के अलावा पूरा ही लोगों की सेवा में जाता था। तो वो जो जीन्स है, वो जीन का इन पर इफेक्ट रहा। और 1944 में फिर उन्होंने कॉलेज के ज़माने में अपने साथियों के साथ कॉलेज का बॉयकॉट किया। 1944 के स्ट्रगल में फिर कूद गए। मतलब वो इतने दृढ़ संकल्प थे अपने देश के लिए, उतना बहुत कम लोगों में पाया जाता। किसी तरह से उन्होंने बीकॉम कंप्लीट किया, और उस समय पर बीकॉम जब कंप्लीट किए थे और वहाँ पढ़ते थे, तो हमारे भाभी निर्मला बाई भी वर्धा में ही पढ़ते थे। और ऐसा संयोग हुआ कि श्री रामकृष्ण जी दूत एक फ्रीडम फाइटर, एक किंग मेकर उस ज़माने में कहूँ, स्टेट कांग्रेस, निज़ाम स्टेट कांग्रेस का ऑफिस उनके घर में था। ऐसे व्यक्ति से का प्रपोजल आया। दोनों ने तय किया कि वो अपना जीवन साथी बनाए एक को एक, और आगे बढ़े। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो काम शुरू किया वो इंश्योरेंस का काम था। पहले 1-2 वर्षों में उन्होंने इतना काम किया कि ही बिकेम ए वेरी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस मैन इन हैदराबाद सिटी। फिर आगे इंश्योरेंस में रहे तो जय भारत इंश्योरेंस नाम की कंपनी के मैनेजर बने, और वो कंपनी का पूरा काम इनके घर में जो ऑफिस बनाया था इन्होंने, उसी ऑफिस से वो काम चलता था। उनको बहुत बड़ा ऑफर था, क्योंकि मैनेजर थे जय भारत इंश्योरेंस कंपनी के, और एक फॉरेन कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के भी मैनेजर थे। तो उनको बहुत बड़ा ऑफ़र मिला था LIC के अंदर। LIC में ऑफ़र मिला, लेकिन उनका उस ज़माने में कभी भी ये वृत्ति नहीं थी कि मैं इंश्योरेंस में जाऊं और कहीं ट्रांसफ़र हो जाऊं किसी तरह से। तो उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। शुरू में उन्होंने कई तरह के व्यापार में अपना कोशिश की। फर्टिलाइज़र में थे, सीमेंट में थे, उसके बाद शुगर में भी उन्होंने होलसेल मार्केट में काम का पार्टनरशिप में किया। फर्टिलाइज़र, शुगर, ये इसमें काम करने के बाद उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि एजेंसी लाइट रूफिंग नामक कंपनी में मद्रास के, उस टाइम पे मद्रास था, अब तो चेन्नई हो गया, तो उस कंपनी के एजेंट बने। एस्फाल्टिक रूफ, ये जो है पोल्ट्री फार्म वगैरह में काम आता था, और उस टाइम पे बहुत अच्छा उसका सेल भी था। और उसके साथ साथ इनको लूना एजेंसी, इनके जो वर्धा के कॉन्टैक्ट्स थे, उसका वो काम आए। और धीरे धीरे लूना में इतना काम किया उन्होंने, इतने व्हीकल बेचे, तो उनको लूना वाले साबू कहने लगे लोग, क्योंकि इधर मैं डॉक्टर साबू बन गया था, तो उधर लूना वाले साबू के नाम से समाज में जाने जाते थे। उसके बाद लूना के बाद तो उनकी जो प्रगति रही वो शायद बहुत कम व्यक्तियों को मिलती है। उनके प्रगति में उनके लड़कों का, किशोर, विनय, अजय, ये तीनों लड़कों का बहुत सहयोग रहा।
वो कॉलेज के ज़माने से ही वो लोग दुकानों पे बैठने लग गए थे, ऑफिस में जाने लग गए थे, कॉलेज में आया किताब दुकान में रखे काम करने लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे काइनेटिक की एजेंसी में, लूना से काइनेटिक में शिफ्ट हुए और काइनेटिक से ऑटोमोबाइल में उनके तीनों लड़कों ने वो ऑटोमोबाइल किए और उनके मार्गदर्शन में वो बढ़ते रहे। आरकेएस मोटर्स लिमिटेड, ये एक ऐसा टर्न था आरकेएस मोटर्स लिमिटेड, और इसमें पूरा सहयोगी क्या मैं कहूँ कि एवरीथिंग वाज डन बाय विनय साबू। और विनय साबू ने जो भी उस परिस्थिति में फंड्स तो थे नहीं, लेकिन जिस तरह से लोगों से जो संपर्क करना था कर कर वो एजेंसी, मारुति की एजेंसी उनको मिली। साबो ऑटोमोटिव के नाम से जो कंपनी शुरू हुई वो किशोर फैमिली और प्रशांत और निशांत जो बेटे हैं, प्रशांत ने शायद उसको आगे बढ़ाया। और धीरे धीरे अगर मैं किशोर साबू की फैमिली की बात करूं तो अब उन्होंने, निशांत साबू गाड़ियों के पेंट का जो कोई हिंदुस्तान में नहीं करता ऐसे काम में वो पूरे हिंदुस्तान में 40-45 ऑफिसेस फ्रेंचाइज दिए हैं। और प्रशांत की बात मैं पहले कंप्लीट करता हूँ कि उनके पास 2 व्हीलर की जो एजेंसी है जापान के, उस एजेंसी को सुजुकी नाम की एजेंसी है 2 व्हीलर की, बहुत अच्छा काम किया। और हाइंडाई में भी उन्होंने किसी से पार्टनरशिप की, अभी तो सुजुकी का एक काम देख रहे हैं। तो मैं आरकेएस मोटर्स की बात करना चाहूँगा। आरकेएस मोटर्स विनय साबू होलसेल देखते हैं, क्योंकि रामदयाल जी साबू का जो 2006 में 83 साल की उम्र में निधन हुआ, और आरकेएस मोटर्स में जो मारुति का काम था आज बड़े पैमाने पर हैदराबाद में होता है। उनके कई वर्कशॉप्स हैं, शोरूम्स हैं बड़े बड़े, और वर्कशॉप्स भी काफ़ी बड़े हैं, 8-10 के ऊपर होंगे। अब जो है उनका विनय का लड़का भी तनय इसमें काम में उनके साथ काम कर रहे हैं। तो इस तरह से एक परिवार जो बिल्कुल ज़ीरो से था, धीरे धीरे बढ़ते हुए ऑटोमोबाइल में पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध परिवार हुआ। और यह सभी उनके फाउंडेशन, रामदयाल साबू के फाउंडेशन की वजह से हुआ, और उनके बच्चों ने उसको अच्छी तरह से आगे बढ़ाया। अनफॉर्चुनेटली उनका सेकंड लड़का अजय साबू सडनली हार्ट अटैक से गया, लेकिन उनका जो लड़का पीयूष, वो पहले पुणे में काम कर रहा था, उसने वो छोड़कर विजयवाड़ा में गत 7-8 वर्षों से उस काम को, ऑटोमोबाइल के काम को आगे बढ़ा रहा है। फोर्स की एजेंसी भी लिए भी है, और उसमें जो भी मेटाडोर्स, ये एम्बुलेंसेस, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एक बार तो 1000 एम्बुलेंसेस का उन्होंने ऑर्डर प्राप्त किया गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से। व्यापार की बात मैंने कही, व्यापार में सक्सेसफुल रहे, लेकिन बहुत से लोग व्यापार में सक्सेसफुल रहते हैं, व्यापार में लगे रहते हैं, लेकिन रामदयाल जी साबू की बात वो नहीं थी। उनका देश प्रेम, उनका जो एक्टिविटी, वो ताम्रपत्र धारक थे। ताम्रपत्र की बात मैं कहूँ, उनके पिताजी भी ताम्रपत्र धारक थे और ससुर जी भी ताम्रपत्र धारक थे, लेकिन रामदयाल जी साबू ने उसका जो पेंशन टाइप का जो मनी आता है वो लेने के लिए रिफ्यूज़ किया। ये नहीं कि बहुत रिच थे उस ज़माने में, लेकिन दृढ़ निश्चय थे कि मैंने देश के लिए काम किया, मैंने इसके लिए काम नहीं किया। उस टाइम पे छोटी मोटी नौकरी भी थी उनकी इंश्योरेंस कंपनी में, लेकिन पहले दिन से ही उन्होंने रिफ्यूज़ किया, ताम्रपत्र ज़रूर स्वीकार किया। तो इस तरह से एक हमारे परिवार, साबू परिवार के लिए गौरव की बात है कि किशन लाल जी और रामदयाल जी ने अपने देश के इंडिपेंडेंस प्राप्त करने में अपना योगदान दिया, हमारे फैमिली ने दिया वो योगदान, ऐसा मैं कहूँगा। उसके बाद उनके सामाजिक कार्य में बहुत रुचि थी। सामाजिक कार्य में जो इतनी रुचि थी कि अपना काम करते हुए भी वे कई संस्थाओं से जुड़े। उसमें जो स्पेशल मेंशन मैं करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो बोल नहीं सकता, मारवाड़ी हिंदी विद्यालय सुल्तान बाजार, ये ऐसे 3 विद्यालय थे जो मारवाड़ी हिंदी विद्यालय के नाम से
निज़ाम स्टेट में स्थापित किए गए थे। उसमें से एक सुल्तान बाज़ार का, वो सिर्फ विद्यालय नहीं देखते थे, विद्यालय के ऊपर ही एक कमरे में अपना जीवन शुरू किया था हैदराबाद में उन्होंने। वैसे सुल्तान बाज़ार के राउंड ही रहे, इसामिया बाज़ार में रहे, लेकिन अल्टीमेटली अपना घर उन्होंने ईडन गार्डन में बनाया। मारवाड़ी हिंदी विद्यालय की बात के साथ आगे चलकर हिंदी महाविद्यालय जो नलाकुंटा में है, उसके वे जॉइंट सेक्रेटरी रहे और वाइस प्रेसिडेंट रहे, और उसमें उसकी स्थापना में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उस ज़माने के जितने भी कार्यकर्ता थे वहाँ के सब इनके पहचान के थे, और इन्होंने सबको कोऑर्डिनेट कर कर उस संस्था को, आज तो बहुत बड़ी सेल्फ यूनिवर्सिटी हो गई है। पहले यूपी से भी आते थे विद्यार्थी यहाँ पर हिंदी पढ़ने के लिए। मारवाड़ी शिक्षा समिति, मारवाड़ी शिक्षा सम्मेलन, अखिल भारतीय मारवाड़ी शिक्षा सम्मेलन, आंध्र प्रदेश की मारवाड़ी शिक्षा समिति, इनके सक्रिय कार्यकर्ता रहे, सेक्रेटरी रहे। और मारवाड़ी शिक्षा कोष उस ज़माने में निज़ामाबाद में स्थापित हुआ था, वो मेरे को ऐसा याद है 1958-59 में, और वो कई साल तक उसके कार्यकर्ता रहे। तो सिर्फ राजस्थानी समाज के संस्थाओं में तो एक्टिव थे, राजस्थानी पंडित समाज के अध्यक्ष रहे, राजस्थानी ग्रेजुएट्स एसोसिएशन आज बहुत बड़ी संस्था है हैदराबाद में, उसके अध्यक्ष रहे। ये सब करते हुए उन्होंने ये सोचा कि मेरा भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ योगदान होना। RK साबू MCA कॉलेज की स्थापना मारवाड़ी शिक्षा समिति के द्वारा, जो इसामिया बाज़ार और में कार्यरत संस्था है। राजस्थानी संस्थाओं के अलावा आचार्य कुल और सर्वोदया विद्यालय के नाम से एक विद्यालय वो चलाते थे उनके साथियों के साथ। सर्वोदय ट्रस्ट रामकृष्ण जी दूध ने उसकी स्थापना की थी। और आपको मैं एक बात बता दूं, विनोबा जी भावे जब यहाँ आए तो भूदान की जो कल्पना और जो एग्जीक्यूशन हुआ इसी ट्रस्ट के परिसर में हुआ। तो रामचंद्र रेड्डी नाम के एक किसान ने अपनी ज़मीन सबसे सर्वप्रथम दी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस संस्था को, इतनी बड़ी संस्था जहाँ विनोबा जी, गांधी जी सभी आते थे, वहाँ ठहरते थे, इन्होंने सर्वोदय का काम किया, अखिल भारतीय सर्वोदय के अंदर भी दूध जी का। तो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको और परिवार में कोई नहीं था दूध जी के, लेकिन साबू जी ने, रामदयाल साबू ने इस काम को इतना आगे बढ़ाया कि आज वहाँ पर ट्रस्ट तो है ये, उसके साथ एक कस्तूरबा गांधी का जो कॉलेज है, नेचर क्योर हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को चलाते हैं, और अब वो काम श्री विनय जी साबू देख रहे हैं। होम फॉर एजेड बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी परिसर में, सर्वोदय के परिसर में, इन्होंने होम फॉर एजेड श्री ठोकर शिलाल जी कापड़े आदि के साथ उसके सेक्रेटरी रहे, और कई साल तक वो उस काम को देखते रहे। सामाजिक काम में इतना बड़ा योगदान शायद और कोई कर नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने ये अपने जो लगन थी और जो देश प्रेम था उसके हिसाब से उन्होंने ये काम को आगे बढ़ाया। परिवार के हिसाब से उनका योगदान, हर एक परिवार के व्यक्ति को जहाँ भी शिक्षा, जहाँ भी कोई फाइनेंशियल जो भी काम धंधे में लगाना है, ये काम तो सभी करते हैं, उन्होंने किया। राम गोपाल बजाज हमारे बुआ के बेटे, उनको उन्होंने बुला के यहाँ इस्टेब्लिशमेंट किया। मुझे भी MBBS में जब एडमिशन मिली तो उन्होंने पत्र लिख के कहा कि नहीं तुम आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैं थोड़ा हेजिटेट था कि बहुत सालों से मिले नहीं हैं, मुलाकात नहीं है, आना जाना भी थोड़ा काम की वजह से सबका कम था, लेकिन नहीं, उन्होंने वो लेटर लिख कर, फ़ोन कर कर कहा कि नहीं जल्दी आ जाओ तुम। सिर्फ ये तो परिवार की बात है, लेकिन मेरे जितने भी दोस्त और पहले मराठवाड़े से जितने भी लोग आते थे, मेरे पहले भी मेरे कुछ रिलेशन, GK काबरा ऐसे लोग हैं, उनसे तुम बात करना कभी। तो इन लोगों को उन्होंने इतनी सहायता की
कि कॉलेज के एडमिशन से लगा के, रिकमेंडेशन से लगा के, किसी को हॉस्टल में, मैंने मारवाड़ी हॉस्टल की बात शायद नहीं कही, मारवाड़ी हॉस्टल नाम से यहाँ पर एक संस्था चलती थी, आगे मैं भी उसका सेक्रेटरी रहा। उस संस्था को इस्टेब्लिश करके, क्योंकि उस ज़माने में मराठवाड़ा और कर्नाटक के 8 डिस्ट्रिक्ट और तेलंगाना के 8 डिस्ट्रिक्ट, 24 डिस्ट्रिक्ट, 24 परगना कहते थे। यहाँ पर कहीं भी कॉलेज नहीं थे। जिसको भी पढ़ना है उनको हैदराबाद आना पड़ता था। तो चाहे लातूर रहो, चाहे औरंगाबाद रहो, जालना रहो, परभनी रहो, वारंगल रहो, करीमनगर रहो, ये सब को जब यहाँ पढ़ने आते थे तो वो सब विद्यार्थी में बहुत फुल चलता था। उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। यानी किसी को सपोर्ट करना, किसी की मदद करना, अपने कुव्वत में है तो करना, ये उनके मन में था। कभी उसको उपकार के नाम पे नहीं करते थे, वह अपने एक हॉबी के हिसाब से और अपने एक मन से काम किसी को मदद करने की करते थे। उनके जीवन के उत्थान में निर्मला बाई साबू का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो एक बहुत ही होनहार, बहुत ही समझदार, बहुत ही हेल्पिंग हैंड ऐसी एक महिला थी। सामाजिक कामों में उनका भी योगदान बहुत बड़ा था। तो महिला नवजीवन मंडल के जो सबसे पहले बैच की विद्यार्थिनी थी, मैंने मतलब उस टाइम पे जो शुरू किया, लोग शुरू कॉलेज स्कूल में नहीं डालते, तो उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई की और उसके बाद उस संस्था के कार्यदर्शी भी रही। लेकिन एक विशेष बात मैं अभी यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, शायद बहुत कम लोग जानते हैं। एपी महेश कोऑपरेटिव बैंक के स्थापना काल में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जब परमिशन नहीं मिली थी बैंक को, रिजर्व बैंक से, उस टाइम पे इनके रामकोट के मकान में ऑफिस चलता था और पट्टाभी सीतारामैया नाम का एक जो कोऑपरेटिव का रिटायर्ड था, उसने ये योजना को, बद्रीनारायण जी राठी उसके प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट, और निर्मला जी जो है वाइस प्रेसिडेंट थे, और लाला भाई राठी वो जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो इन्होंने वहाँ पर शुरू किया और वो मेंबर बनाना, मेंबर की लिस्ट बना, कोई क्लर्क वगैरह नहीं, पूरा क्लरिकल काम वो करते थे। तो बहुत से लोग नहीं जानते थे उस बात को। तो वो संस्था आज बहुत बड़ी संस्था है और बहुत ही नामी संस्था है। देश में 40 के ऊपर उसके ब्रांचेस हैं। तो ये योगदान, मारवाड़ी सम्मेलन, महिला मंडल, महिला विश्व, हैदराबाद सिकंदराबाद मारवाड़ी महिला संगठन, उस ज़माने में और भी कई संस्थाएं थी, उनमें उनका योगदान रहा। और परिवार के साथ साथ उन्होंने सामाजिक काम को और भाई साहब के काम को मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, अगर ऑफिस में कोई व्यक्ति आ गया है मिलने के लिए, बाजू में था एक दरवाज़ा था दोनों बिल्डिंग के, उन्होंने बोलने के पहले चाय कॉफ़ी बिस्किट आ जाते थे। मतलब आने वाले का सत्कार करना। परिवार के लोग जब आते थे औरंगाबाद से हैदराबाद, बहुत काम पड़ता था, पूरा तहसील ये वो सब यही था, तो काफ़ी लोग औरंगाबाद से, सिर्फ हमारे साबू परिवार नहीं, साबू से जुड़े हुए भी परिवार और फ्रेंड्स वगैरह परिवार के लोग आते थे। कुछ लीडर्स आ जाते थे वहाँ से, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनको सबको रहने की व्यवस्था करते थे अपने घर में, और उनका खाना पीना ये सब भाभी की वजह से होता। सिर्फ परिवार की बात नहीं, उनका जो योगदान ज़िंदगी भर, मैं एक बात बोलूँ यहाँ कि वो ज़िंदगी भर खादीदारी थी। और रामदयाल जी साहू भी ज़िंदगी भर खादी पहनते थे, यहाँ तक कि अपना काम खुद करें, अपने कपड़े खुद धोए, मज़दूरों से नहीं धुलवाएं, अपने जो भी सफाई है अपने रूम की खुद करें। इस तरह की थिंकिंग जो थी वो निर्मला बाई में बहुत ही थी। उन्होंने सामाजिक काम करने के लिए और एक
साइट को चूज़ किया था। HSC वर्धा से थी, सामाजिक काम में भी थी, लेकिन नर्सिंग कोर्स, क्योंकि मेडिकल से जो भी होता है सेवा ज़्यादा होती है। और मराठवाड़ा से भी, कर्नाटक से भी जो थे बहुत सारे हमारे परिवार के रिश्तेदार, वो हैदराबाद इलाज के लिए आते थे। मुझे याद है कि इनके विवाह के पूर्व थोड़ी सी पहचान थी दूध जी से हम लोग, हमारे परिवार के। तो मेरे फादर 1941 में जब उस्मानिया में एडमिट हुए तो उस टाइम पे भी इनका बहुत सहयोग रहा। तो नर्सिंग कोर्स उस टाइम पे कोई ऐसा फॉर्मली नर्सिंग कॉलेज बोल के नहीं रहता था। हम डॉक्टर के पास नर्स के काम सीखते थे, कंपाउंडर का काम सीखते थे, कोई लोग डिस्पेंसिंग का काम सीखते थे, कोई लोग माइक्रोस्कोप का काम। तो एक फ्रीडम फाइटर थे डॉक्टर मेलकोटे, उनके पास इन्होंने अपना जीवन का बहुत सारा वक्त उनके साथ किया और नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग के कोर्स में कर कई साल तक वो नर्स के रूप में भी काम करती रही। इस तरह से ये परिवार का जो रामदयाल साहू का जो योगदान रहा खुद के प्रगति में, परिवार के प्रगति में, समाज के प्रगति में और अपने जाने पहचाने के लोगों में, खास करके विद्यार्थियों को जो मराठवाड़े से आते थे उनको सहायता करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। बिरला व्यक्ति होते हैं ऐसे जो रामदयाल साहू के जैसा सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं या अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको देने की। इनको अपॉर्चुनिटी था, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ मन, तन और धन तीनों से भी इन्होंने समाज की सेवा की। शायद हमारे पूरे साबू परिवार में 200 मेंबर्स में रामदयाल साहू का परिवार बहुत ही सुख संपन्न है, समृद्धि में है। और आने वाली पीढ़ी भी मैं देख रहा हूँ कि सब लोग बहुत ही मेहनती और बहुत ही विचारवान बालकों में से है। उनका बड़ा शौक़ ये था कि खान पान में शुद्धता, और जैसे हम लोग मराठवाड़े से आते हैं तो हमको हुरड़ा है ना, जवारी का जो सेक करते हैं, कच्ची जवारी को सेक कर बनाते हैं, उसको हुरड़ा बोलते हैं। वैसे उनके किशनलाल जी के फॉर्म में भी जवारी का खेती होती थी। तो साल में एक बार पूरा परिवार तो जाते थे। हैदराबाद में भी है तो वहाँ उस टाइम पे हुरड़ा पार्टी के लिए आते थे। तो हुरड़ा एक जो था उनका बड़ा ये था। एक बात है, ये सब खाने पीने का शौक़ रखते हैं भी, कभी झूठा डालना हमारे परिवार में सभी को आदत है। आज भी हम तीसरी पीढ़ी को भी देखते हैं झूठा डालने की बात। लेकिन उस ज़माने पे आपको बता दूं, एक सर्वे में 30% ऑफ द फूड ऑफ द वर्ल्ड इज़ बीइंग वेस्टेड। थाली में छोड़ देंगे, ज़्यादा बना के फेंक देंगे या कहीं और उकरडे में डाल देंगे, इस तरह से। तो 30%। तो हम लोगों ने उस ज़माने में समाज सुधार के नाम पर भी एक बात है, देखो वो तो गरीबी से ताल्लुक नहीं, गरीब लोग भी बहुत सारे लोग बहुत सारा ले लेते हैं, खाते नहीं। होटल में भी हम देखते हैं इतने सारे चावल ले लेगा और खाएगा नहीं, छोड़ दे। तो ये जो वृत्ति थी, मैंने उनकी दूसरी जो है खादी का जो उनका प्रेम था, खादी के सिवाय कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। मेरे मदर यशोदा देवी साहू, उन्होंने भी उनका हम बाजू में रहते थे कई बार, तो बराबर बगैर बोले हफ्ते में 15 दिन में एक बार आके हंसी मजाक करके कुछ न कुछ बनवा के, पकौड़ी का भी शौक़ था उनको। तो इस तरह से खाने का भी था, लेकिन कभी भी अधिक खाया नहीं उन्होंने। झूठा नहीं डाला अलग बात है, लेकिन खाते वक्त भी मैं इतना ही खाऊंगा ये उनका नियम था। उतना ही खाते थे, लेकिन शौक़ से खाते थे। शादियों के अंदर की बात यदि मैं बताऊं तो बहुत वक्त हम लोग एक साथ एक ही पंगत में बैठ जाते थे। तो मैं बाजू में है तो उनको अगर कोई प्रश्न रहा तो डॉक्टर साहब को पूछ के पुरसो, उनकी मनाही है मुझे। हालांकि मैं तो मना करता नहीं था, लेकिन मनाही है और मैं ये चीज़ नहीं खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ। पिकनिक की भी बहुत बड़ी उनका शौक़ था। और उस ज़माने में श्रावण की सेल, अब ये श्रावणी मास चल रहा है, तो श्रावण की सेल थी, वो उसका अरेंजमेंट
अक्सर अपने तरफ लेते थे, ख़ास करके हमारे जो मुख्य संस्था है राजस्थानी पंडित समाज, उसके द्वारा होती थी, अब तो बंद हो गई है, रामबाग में होती थी वो। तो दोस्ती भी उनकी बहुत अच्छे लोगों से थी, बहुत ऊंचे लोगों से थी, और उस वजह से उनकी जो एक प्रवृत्ति, मैंने इसके पहले भी बताया आपको, किसी को मदद करने की एक जो किस्सा है मेरे मामा के बेटे जी के काबरा के साथ जो हुआ, मैं वो ज़रूर यहाँ बोलना चाहूँगा। ये बर्था के पास खामगा नामक शहर में इन्होंने अपना इंटरमीडिएट किया। तो वहाँ से निज़ाम स्टेट में आना, ये स्टेट अलग हो गया। उस टाइम पे मुल्की रूल था। इंजीनियरिंग के ज्वाइन करने की उनकी इच्छा थी। आज वो भी बहुत बड़े ओहदे पे रहे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके हैं। उनको एडमिशन रिफ्यूज़ हुआ एडमिशन। वो रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए हमारे घर से, भाई साहब के घर सुल्तान बाज़ार से। तो भाई साहब को क्या सूझा, उन्होंने एलन गुप्ता नाम के जॉइंट सेक्रेटरी थे और उससे बड़े ओहदे पे थे, हेल्थ सेक्रेटरी भी रहे उन्होंने, बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता, उनके वाइफ भी प्रेमलता जी भी। तो उनको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा ये बच्चे को एडमिशन नहीं मिला है, आप कुछ कर सकते हैं क्या। वो बहुत ही आईएएस ऑफिसर थे, अग्रवालों में बहुत कम होते थे उस ज़माने आईएएस ऑफिसर, और ऐसे बहुत बड़े रिच परिवार से आते थे वो। यदि आज मुंडा मार्केट या आज जो स्टॉक मार्केट बंद है, यदि ऐसा कोई कहे, क्यों श्री राम सेठ उठे नहीं क्या, श्री राम सेठ यानी एलन गुप्ता के बड़े भाई। तो उनको भी मैं याद करना चाहूँगा, भाई साहब के, उनसे बहुत दोस्ती थी उनकी और बहुत एक है। तो उन्होंने कहा कि इमीडिएटली उसको मेरे पास भेजो। तो भाई साहब ने हमारे पास एक मियाँ बोल के थे, उनका नाम तो याद नहीं, मियाँ बोलते थे, गाड़ी चलाते थे 9016 गाड़ी। तो उन्होंने जाके उनको इमीडिएटली डब्बे में से उतार कर लाया और दूसरे दिन इनके पास पहुँचे और उनको एडमिशन मिला। वैसे इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला। तो ये सिर्फ उनके वजह से हुआ, नहीं तो उन्होंने भी हमेशा कहते कि मेरा भी जीवन ख़त्म हो जाता। तो एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। परिवार के नहीं थे, हमारे दोस्त थे, मराठवाड़े से कोई आ जाता था, किसी के रिकमेंडेशन से आ जाता था, उसको बहुत इसी तरह का सब एडमिशन में, उसमें कभी कभी स्कॉलरशिप्स दिलाने में भी उनका योगदान बहुत रहता। लेकिन अपने आप में कभी भी उन्होंने किसी भी पॉइंट पे अपने आप को झुकाया नहीं, न गरीबी में झुकाया, ना अमीरी में झुकाया, ना अमीरी में अकड़ के रहे। अमीरी में भी वो सबसे बराबरी का ये करते थे। अगर हमारे साथ बारात में भी चले गए तो बारात में भी उसी ढंग से रहते थे। हालांकि सब में सक्सेसफुल आदमी उस ज़माने में रामदयाल जी साहब हुए थे हमारे फैमिली में। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। शादियों में और थोड़ा शायद प्लेइंग कार्ड्स का थोड़ा शौक़ था। प्लेइंग कार्ड्स के लिए जाते थे। यहाँ पर एक इंटीमेट फ्रेंड्स क्लब बोल के है, अभी भी है, वो आरजीआई के सामने आईबिट्स पे है। अब तो पहले वो यहाँ होता था, उसमें सुल्तान बाज़ार में हमारे सत्यनारायण जी लोया के घर के ऑफिस के बाजू में एक रूम लेकर वहाँ की वापसी में मैं एक बात बोलूँ, कभी वे गजरा लाना भूलते नहीं थे। अरे जब भी वो जाएंगे तो वहाँ गजरा लेकर ही आएंगे। तो इस तरह से भाभी को भी जो है वो गुस्सा में नहीं आए, इधर नहीं आए। तो इस तरह से उन्होंने, मैनेजमेंट की बात है ये। और बराबर वो तो सफ़ेद फूलों का जो गजरा रहता था वो हमेशा मैं देखा कि वो वहाँ से आया जाता। टूरिंग का बहुत शौक़ था। टूरिंग का शौक़ इतना था कि उन्होंने ये हैदराबाद से कार लिया उस ज़माने में, और अपने एक दोस्त सिताब चंद जी, विजय चंद जी की फैमिली के, शायद विजय चंद जी साथ में थे। तो उनके साथ दोनों ने मिलकर यहाँ से हैदराबाद से कश्मीर तक गाड़ी में गए, रास्ते के पूरे ठिकाने देखे 15-20 दिन। मुझे ये बात इसलिए भी याद है कि उस टाइम पे 1958 में मैं मेडिकल कॉलेज, MBBS कॉलेज में
स्टूडेंट्स यूनियन का ट्रेजरर बना था। तो ट्रेजरर बना था तो पार्टी देना, उतने तो पैसे नहीं थे होटलों में जाने के लिए, तो जो भी थोड़ा बहुत है उसमें अपने 100 दोस्तों को बुलाने का था। तो ये लोग तो नहीं थे, तो मैंने वो सब लोगों को अपने इस पे घर पे बुलाया, गच्छे पे प्रोग्राम किए। एक बात बोलूँ यहाँ पर भाभी की खास बात, उनके पास 100 लोगों के लिए आवश्यक पार्टी के चीनी के बर्तन थे। 1958 इतना था, हमने नीचे के ऑफिस के टेबल ऊपर लेके गए सब मिलकर बच्चों ने, तो वहाँ पर पुरस्दारी जो है लेडीज़ ये करना, होटल से ही वो उस ज़माने में पेस्ट्री और थोड़ा सा चनास वगैरह लाते थे, और कोल्ड ड्रिंक्स, कोई ड्रिंक्स वगैरह तो उस ज़माने में भी कोई विद्यार्थी नहीं खाता पीता। तो इसलिए कि वो याद है मुझे याद है उस ज़माने में, मैं बात तो 1960 में तो ग्रेजुएट हो गया, और बेगम बाज़ार में हमने एक भवन बनाया, तो वहाँ पर हमने 4 गैरेजेस बनाए। पूरे करोड़पति जिनके पास शायद अपना ओन गैरेज था बात, तो 3 से ऊपर कोई किसी के पास भी गाड़ियाँ नहीं थी, 3 लोगों के पास। ऐसे समय में एक मध्यम वर्गीय के सरकारी या खुद का व्यवसाय करने वाले इंश्योरेंस के आदमी, एक काउंसिल गाड़ी रहना एक बहुत बड़ी बात है। शायद आज नहीं समझ में आएगा, आज तो विनय के ऑफिस में या अजय के ऑफिस में सैकड़ों गाड़ियाँ होंगी, लेकिन उस जमाने पे पूरे समाज में, मारवाड़ी समाज की बात कर रहा हूँ, अग्रवाल मिलकर, जैन मिलकर, बहुत कम 4 या 5 लोगों के पास गाड़ी। ऐसे टाइम पे गाड़ियों का बड़ा शौक़ था, तो जब भी कोई नया मॉडल आता था वो तो छोड़े नहीं, 9016 जो था हिंदुस्तान वो छोड़े नहीं, उसके अलावा फिर काउंसिल और कई गाड़ियाँ लिए बेचे, और कभी कभी वो गाड़ियों का लेन देन का भी व्यवहार करते थे, ऐसा मुझे याद है। उस ज़माने में यदि आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस में गाड़ी में जाओ, आपकी बहुत इज्जत होती थी। वो आज के लोग नहीं समझ सकते, आज के तो गाड़ियाँ कहाँ हैं, वो कहाँ है, पार्किंग कहाँ है, वो गाड़ी सीधे उसके ऑफिस के सामने जाती, दरवाजे के पास खड़े, उसका इफ़ेक्ट होता था। और गवर्नमेंट में भी बहुत बड़ा उनका एक सर्कल था, बहुत से लोगों से पहचान थी। सिर्फ इंश्योरेंस की वजह से तो हुई है, लेकिन इनके भी अपने ओन व्यवहार की वजह से भी। तो ऐसे व्यक्ति बिरला होते हैं। हमारे परिवार में ऐसे एक व्यक्ति हुए जिसका मुझे बहुत गर्व है, और रामदयाल जी साहू को हर बार हर काम शुरू करने के पहले मैं उनसे राय लेता था, और आज भी जब भी काम शुरू करने की सोचता हूँ तो मैं भाभी निर्मला बाई रामदयाल जी से मैं बात नहीं कर सकता हूँ, इसको दुख होता था, उनकी राय नहीं ले सकता हूँ, आज भी दुख होता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी रखना, प्रेरणा लेना, इस ऐसे जो हम लोग जो बात करते हैं किसी व्यक्ति की या किसी पुस्तक की, उनके जीवन चरित्र की बात करते हैं, उनके जीवन का पुस्तक लेते हैं, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो, वो कैसे सक्सेसफुल हुआ उससे सीखना चाहिए। उन्होंने जो किया, व्यवहार किया, क्या हम कहीं उस व्यवहार के लायक बन रहे हैं अपने आप में या नहीं, ये सबको सोचना चाहिए। परिवार को सोचना चाहिए, हमारे मित्रों के बच्चों को सोचना चाहिए कि सामाजिक, राजनीतिक और अपने पर्सनल लाइफ में व्यक्ति को अपने मुश्किलातों को किस तरह से ओवरकम करना और उसमें से सक्सेसफुली बाहर आना, तो ये प्रेरणादायक है। ऐसे कई लोगों की जीवनी हमने सुनी है, पढ़ी है, लेकिन उससे अपन पढ़ने का मतलब होता है। आजकल तो शायद ये इंटरनेट आने के बाद कोई इस तरह के बुक्स खरीदता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं, लेकिन हर एक की जीवनी, अच्छे सक्सेसफुल आदमी की जीवनी को फॉलो करो, आप सक्सेसफुल होंगे। ऐसा मेरा सभी को एक सुझाव है, और मेरी इच्छा है कि परिवार के सब लोग भाई साहब के पथ पर चलते हुए प्रगति करें। धन्यवाद।